नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है। सोशियोलॉजी के इस मंच पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल्चर पर बात करेंगे, संस्कृति पर। समाजशास्त्र पढ़ने वाले उन सभी दर्शकों से उनके लिए एक सूचना ये है कि आज से हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है और उस टेलीग्राम के ग्रुप पर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं आप वहाँ हमसे पूछिए और उस पर हम लोग नोट्स भी अपलोड कर देंगे। जो पीडीएफ पढ़ाएंगे उसको अपलोड कर दिया करेंगे। इंटरेक्शन ना होने के कारण बहुत सी चीज़ें पता नहीं लग पा रही कि आप लोगों की डिमांड क्या है, आपको कितना समझ में आ रहा है। इसलिए थोड़ा इंटरेक्शन हमारा आपका बढ़ना चाहिए। और ये जो कल्चर वाला टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। समाजशास्त्र पर बहुत सी चीज़ें हैं, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन अगर आप जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं इन पर भरोसा करते हैं, बार बार इनको पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इनको इस तरीके से तैयार किया है कि इसको चाहे इंटर का बच्चा देख रहा हो, बीए के बच्चे देख रहे हो, एमए के देख रहे हो, या कॉम्पिटिटर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। एक कॉन्सेप्ट बन जाता है जब आपका, फिर आपसे कुछ भी पूछा जाए, किसी भी तरह पूछा जाए, आप आंसर देने के लिए कैपेबल होते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, भले ही आपका सब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन आपको समाज के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। समाज क्या है, हम चूँकि समाज में ही रहते, पूरा जीवन समाज में गुजरता है, समाज को अच्छे से जानना तो बहुत आवश्यक है। बहुत सारी किताबों को ना पढ़कर कुछ किताबों को बार बार पढ़ा जाए, और उसके लिए आवश्यक है आप जिससे पढ़ रहे हैं, जो आपका गाइड है, उस पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। भरोसा कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा, इसमें समय लगता है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी हमको देख रहे हैं या जो मेरी चीज़ें जिनको ठीक लग रही हैं, उन लोगों से भी मेरा ये कहना है कि आप पूछिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तब तक पूछिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। और पिछले साल के क्वेश्चंस जो आए हैं उनको आप लोग जरूर करते रहिए। प्रतिदिन कम से कम 40-50 क्वेश्चन का एक सेट आप करते रहिए और उसके बाद इन नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। मैंने अब तक जितने स्टूडेंट को पढ़ाया है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो असफल रहा हो। इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस भी है कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे अगर जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से पढ़ते चलें। लेकिन समस्या वही आ जाती है कि जब हम एक चीज़ को छोड़ के कई चीज़ें देखते हैं तो हम फिर कॉन्सेप्ट बना नहीं पाते। इसलिए पहले ट्रस्ट कीजिए और उस ट्रस्ट के साथ जुड़िए। यूट्यूब के अलावा जब इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जुड़ने के, आप जुड़िए। आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमको बताइए। हमको लगेगा कि हाँ ये चीज़ जो है बच्चे की समझ में नहीं है, हमको इस तरीके से और एक्सप्लेन करना चाहिए। खैर, मुझे उम्मीद है आप लोग और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ग्रुप में पढ़ाई कीजिए।
कुछ बच्चों का ग्रुप बनाइए। देखिए ग्रुप से क्या फ़ायदा होता है कि हमें ये पता, हम अपना मूल्यांकन करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये ग्रुप बनाया टेलीग्राम का, इसमें जब बच्चे जुड़ेंगे वो अपनी बात कहेंगे, उसमें हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा हमसे बेहतर भी स्टूडेंट हैं, है ना। अपना मूल्यांकन स्वयं करने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से जब मिल के तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अकेले के पढ़ने में कई बार बोरियत आती है, फिर लगता है कि चलो थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा आगे पढ़ लेंगे। वीडियो कोशिश कीजिए एक टॉपिक एक बार में पूरा कंप्लीट कीजिए। अपनी कॉपी किताब लेके बैठिए, साथ साथ नोट कीजिए फैक्ट्स को, और वो जहाँ पर हम बता दें ये इम्पोर्टेंट है उसको मान के चलिए कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा कई वर्षों का अनुभव है एग्ज़ाम देने का, क्वालिफाई करने का। तो ये बहुत आसान है, लेकिन इनकी शब्दावली जो है सब्जेक्ट की ऐसी है, अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो आज हम लोग कल्चर टॉपिक शुरू करते हैं। संस्कृति। संस्कृति एक बहुत व्यापक विचारधारा है। ये शब्द कल्चर कहाँ से आएगा? संस्कृति एक संस्कृत भाषा है। संस्कृत और संस्कृति, संस्कार, ये शब्द जो हैं इनको आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। मनुष्य और जानवर दोनों का उद्विकास लगभग प्रक्रिया एक जैसी है। मनुष्य का उद्विकास भी जानवर की तरीके से हुआ। आपने उद्विकास वाले टॉपिक में देखा किस तरीके से प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, सरीसृप, रेंगने वाले, है ना, स्तनधारी के बाद में लास्ट में मानव का जन्म हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली। तो उस समय का जो मानव था और एक जानवर को देख लीजिए, कोई अंतर नहीं। मानव को जानवर से अलग करती है संस्कृति, यानी संस्कृति ही केवल एकमात्र है जो मनुष्य को जानवर से अलग करती है। मैन इज ए मैन बिकॉज ऑफ, ओनली बिकॉज ऑफ कल्चर। तो कल्चर क्या है? अब इसको थोड़ा सा औपचारिक भाषा में देख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कहते हैं कि मानव इसलिए मानव है क्योंकि उसके पास संस्कृति है, जिसके अभाव में पशु के समान है। यानी अगर आए कि पशु और मानव में भिन्नता का अगर कोई आधार है तो वो संस्कृति है। संस्कृति मानव की सर्वोत्तम रचना है। मनुष्य संस्कृति का धारक, निर्माता, संवर्धक, संरक्षक है। संस्कृति हमारे रहन सहन, सोचने समझने की शैली है। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, आमोद प्रमोद में हमारे स्वभाव की अभिव्यक्ति है। भाषा को मनुष्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आविष्कार माना गया। अब ये मोटा मोटा है, इससे ये पता नहीं चल रहा कि क्या है संस्कृति। संस्कृति क्या है, इससे पहले ये जान लेते हैं कि संस्कृति क्यों है। मनुष्य और केवल मनुष्य ही प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता है। मैन, ओनली मैन इज क्रिएटर ऑफ कल्चर। केवल इस पृथ्वी पर जो प्राणी हैं उनमें मनुष्य ही क्यों है जो संस्कृति का निर्माता बना, या जिसके पास संस्कृति है। इसके पीछे क्या कारण है? तो लेस्ली वाइट ने, जो नव विकासवादी हैं, ये विकासवादी कौन है, नव विकासवादी कौन है, इस पर भी आप लोग बात करेंगे। लेस्ली वाइट ने हमें ये बताया
कि मानव की एक तो प्रतीकात्मक क्षमता, सिंबॉलिक कैपेसिटी, ये संस्कृति का आधार है। प्रतीकों की क्षमता मानव की, जिसके कारण मनुष्य जल और पवित्र जल में अंतर कर सका। लेस्ली वाइट ने ये बताया कि जो मनुष्य की शारीरिक रचना है उसमें 5 विशेषताएं हैं जिसके कारण मनुष्य संस्कृति का निर्माता बना। ये 5 विशेषताएं लेस्ली वाइट ने कौन सी बताई, इनको आप देख लीजिए। सीधे खड़े होने और 2 पैरों पर चलने की क्षमता। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सीधा खड़ा हो सकता है और 2 पैरों पर चल सकता है, यानी इसकी जो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है जिसके कारण उसका पोस्चर सीधा, और 2 पैरों पे वॉक कर सकता है। कोई दूसरा जानवर, कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। एबिलिटी टू स्टैंड अपराइट एंड वॉक ऑन 2 legs। दूसरा है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ और अंगूठे की विपरीत स्थिति, दिस पोजिशन। फ्री हैंड, किसी भी जानवर के हैंड फ्री नहीं, उसका शरीर चूंकि वो 4 पैरों पे चलता है तो वो हाथ उसके फ्री नहीं है। और ये अंगूठे की जो विपरीत स्थिति से ग्रिप बनती है किसी चीज की पकड़, जिस तरह की मानव की पकड़ है किसी चीज पर, और हाथ उसके सीधे होते हैं, तो बाकी जानवरों में ये पकड़ नहीं होती। फ्रीली मूवेबल हैंड एंड अपोजेबल थंब। नेक्स्ट है तीक्ष्ण और केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी जो दृष्टि है, साइट है, वो एक जगह सेंट्रलाइज हो सकती है। वो किसी जगह लगातार एक ही पॉइंट पर देख सकता। जानवरों की जो आंखें होती है आप देखिए मूव करती रहती है इस तरीके से, लगातार एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होती। ये एक जगह सेंट्रलाइज होने से क्या फायदा है कि इस दृष्टि से 3 डायमेंशन विजन क्रिएट होता है। किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई आप अनुमान लगा सकते हैं। जानवर, जैसे कोई बड़ा जानवर, आपने मान लीजिए कुत्ता है, तो वो आप ऐसे झुकते हैं उसे लगता है हमें मारने के लिए कुछ उठा रहे हैं, वो भाग जाता है ना। या उसको ये अनुमान नहीं रहता कि ये व्यक्ति, इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई का पूरी तरीके से अनुमान कोई भी जानवर नहीं लगा सकता। तो तीसरी विशेषता ये हो गई। नेक्स्ट चौथा है कि मेधावी मस्तिष्क, यानी जो उसका मस्तिष्क है, यानी जो उसकी जो ब्रिलियंट या इंटेलिजेंट ब्रेन कह सकते हैं आप उसको, जो उसका ब्रेन है, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी है, अपार क्षमता है, जो वो बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी बड़ी है, इसके कारण उसमें उसका दिमाग ज़्यादा शार्प है। तो क्रेनियल कैपेसिटी मनुष्य की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, भाषा और प्रतीकों के निर्माण की क्षमता, एबिलिटी टू क्रिएट लैंग्वेज एंड सिंबल्स। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भाषा को जन्म दे सका और प्रतीकों को, यानी प्रतीक, सिंबल्स, जो कलर हैं, इशारे हैं, किसी चीज़ को बोलने के लिए जो मनुष्य इशारे करता है वो उसको कम्युनिकेट करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो तरह तरह के सिंबल हैं, जैसे आप रोड पे देखते हैं रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, सबका अपना अपना मतलब, हर बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसका मनुष्य ने ये क्रिएट किए हैं और वो उसको कम्युनिकेट करने के लिए बनाए हैं। तो ये 5 विशेषताएं लेस्ली वाइट ने बताई हैं जिसके कारण मनुष्य संस्कृति का निर्माता बना। ये चीज क्लियर हुई कि ये 5 विशेषताएं किसी, तो उसकी शारीरिक विशेषताएं जो है, जो दूसरी जगह नहीं पाई जाती किसी भी प्राणी में, जिसके कारण उनमें कल्चर डेवलप नहीं हुई। ये मनुष्य की एक पूंजी है, यानी प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है, कुछ भी मान लीजिए। 5 क्षमताएं जो है वो मनुष्य को संस्कृति का निर्माता बनाती। अब
सवाल ये आता है कि संस्कृति क्या है। अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ कल्चर 1959 में लिखी लेस्ली वाइट ने बताया, ऊपरी विशेषताओं के कारण ही मानव और केवल मानव संस्कृति का निर्माता है। इनको सार्वभौमिक नव विकासवादी कहते हैं। यूनिवर्सल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग संस्कृति का अर्थ देखते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृति भाषा से लिया गया है। संस्कृति और संस्कृत यानी संस्कृति कल्चर, संस्कृत मतलब जो भाषा है, दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। और संस्कार का शाब्दिक अर्थ है कुछ धार्मिक क्रियाओं यानी रिचुअल्स की पूर्ति करना, अर्थात विभिन्न संस्कारों के माध्यम से सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। एक हिंदू जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार करता है, यानी 16 संस्कार की बात है। हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। 16 संस्कार यानी बच्चे का गर्भाधान संस्कार से शुरू होकर मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार तक लगभग 16 संस्कार करता है, जिसमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। संस्कारों द्वारा ही एक मानव सामाजिक प्राणी बनता है, यानी वो रिचुअल्स के माध्यम से, कहते हैं ना मैन इज ए सोशल एनिमल, अरस्तु ने कहा था। तो ये जो सोशल एनिमल है, मैन को, एनिमल को सोशल बनाना इन रिचुअल्स के माध्यम से बनाया जाता है। ये हिंदू माइथोलॉजी ये मानती है। अब इसकी परिभाषाएं, संस्कृति की बहुत सारी परिभाषाएं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशंस, मानव शास्त्रीय परिभाषाएं, और दूसरी समाजशास्त्री परिभाषा। मानव शास्त्र और समाजशास्त्र ये दोनों ट्विन सिस्टर बोले जाते हैं, कुछ जुड़वा बहनें भी कहते हैं। एक्चुअल में जो कल्चर है वो मानव शास्त्र का ही विषय है। मानव शास्त्र में जो मूल आदिवासी लोग हैं, जिनके बारे में कुछ भी लिखित साहित्य नहीं है, उनके बीच में रह के उनकी संस्कृति को, उनके जीने के ढंग को लिखना, समझना, तो वो पूरा का पूरा कल्चर पर फोकस रहता है वहाँ पर। और समाज शास्त्र सभ्य समाज का अध्ययन है। तो इनकी परिभाषाएं अगर हम देखें, एक सवाल यहां से आता है, A.L. क्रोबर और क्लाइड क्लकहॉर्न, इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ कल्चर 1952, ये इनकी किताब का नाम है। इसमें इन्होंने करीब इस शब्द की यानी कल्चर शब्द की 300 परिभाषाओं का कलेक्शन किया। 300 डेफिनेशन कलेक्ट की इन्होंने अलग अलग तरीके से, जहां भी मिली। सबसे बड़ा कलेक्शन लोगों का है। और उसके बाद में इन्होंने बताया कि इस शब्द की यानी संस्कृति की 164 परिभाषाएं हैं। यानी इनका कलेक्शन कितना, 300 डेफिनेशंस का सबसे बड़ा कलेक्शन इस पुस्तक में दिया गया है। और इस शब्द की इन्होंने 164 परिभाषाएं बताई। 164 ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। संस्कृति की सबसे बड़ी और सबसे क्लासिकल डेफिनेशन जिसे कहा है एडवर्ड टाइलर। ये जो टाइलर थे, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर 1871 में लिखी गई है। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे बड़ी विस्तृत परिभाषा दी, और जिस परिभाषा को मेरिल एंड एंड्रिज इन्होंने शास्त्रीय परिभाषा का, क्लासिकल डेफिनेशन कहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि इनकी परिभाषा को क्लासिकल किसने कहा? तो इन लोगों ने कहा। ये ध्यान रखना है आपको। संस्कृति या सभ्यता वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ये बात टायलर ने कही। कल्चर और सिविलाइजेशन, यानी पहले तो उन्होंने कल्चर या सिविलाइजेशन, दोनों, कल्चर या सभ्यता, संस्कृति या सभ्यता, यानी दोनों को एक ही माना। वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन से बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई। इसलिए इस डेफिनेशन को आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए। कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन इज दैट कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and other such capabilities and habits which man acquires as a member of society. This is the classical definition. इसको आपको याद करना है। टायलर की परिभाषा से दो बातें स्पष्ट हुई। क्या बातें स्पष्ट हुई? नंबर एक, संस्कृति अर्जित की जाती है, एक्वायर, अर्थात यह वंशानुगत नहीं होती। दूसरा, व्यक्ति अपनी संस्कृति समाज में रहकर सीखता है, यानी कोई भी बच्चा मां के पेट से संस्कृति सीखकर पैदा नहीं होता है। अब आप जरा याद कीजिए प्रजातिवाद वाला चैप्टर, हम लोगों ने जो रेसिज्म पे बात की थी। रेसिज्म में ये माना जाता था, कॉकेसाइड प्रजाति ये मानती है कि उनकी कल्चर सर्वश्रेष्ठ है और वो वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड है, वो बाई बर्थ है। ईश्वर ने उन्हें भेजा है समाज में राज करने के लिए, शासन करने के लिए। और जो अन्य रंगीन प्रजातियां हैं, कलर्ड प्रजातियां जिन्हें वो कहते हैं, वो उनको वो वाइट मैन बर्डन कहते हैं। ये उनका बोझ है जिनको उन्हें सुसंस्कृत करना है। यानी वो अपने आप को उन्होंने कल्चर्ड घोषित कर दिया और बाकी लोग अनकल्चर्ड हैं, इल मैनर्ड हैं, उनको सुसंस्कृत बनाना किसका काम है? सफ़ेद प्रजाति का। यही प्रजातिवाद की अवधारणा है। तो उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, इसलिए पूरी दुनिया पर राज करने के लिए निकल गए। पूरे दुनिया में लगभग सबको अपना गुलाम बना लिया, साम दाम दंड भेद एनी हाउ, और उनको गुलाम बना के उन्हें लगा ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब वही कल्चर, ब्रिटिश मानवशास्त्री हैं टायलर, ये भी अंग्रेज हैं, और इन्होंने जब 1871 में ये परिभाषा दी कि संस्कृति अर्जित की जाती है, कल्चर एक्वायर्स, इसका मतलब कि संस्कृति लेकर कोई पैदा, किसी के पास संस्कृति है नहीं, संस्कृति अर्जित की जाती है, एक्वायर की जाती है। ये हेरिडिटरी नहीं होती कि मां के पेट से बच्चा, यानी राजा का बेटा राजा, कोई सुसंस्कृत है तो उसका बच्चा भी सुसंस्कृत होगा, ऐसा नहीं है। बच्चे एक ही तरीके से होते हैं और फिर वो समाज में रह के संस्कृति को सीखते हैं। वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो ए सोशल होता है, यानी ना वो सोशल होता है ना एंटी सोशल होता है, ए सोशल होता है, और उस बच्चे को संस्कृति सीखनी पड़ती है। पुरानी एनसीईआरटी आपने देखा होगा, उसमें जब कोई बड़ा व्यक्ति छेनी हथौड़े कुछ काम कर रहा होता है छेनी हथौड़े से, तो छोटे छोटे बच्चे उसके पास रहते हैं। या घर में देखिए आप, माँ जब किचन में खाना बनाती है तो छोटी छोटी बच्ची, जो छोटी बच्ची होती है, माँ के साथ छोटी छोटी रोटी बनाती है, और वो भी कहती है हम भी सेकेंगे, मम्मी उसको सिखाती है ना।
यही कल्चर को सीखना होता है। व्यक्ति टाइलर की परिभाषा से एक भूचाल सा आ गया एकदम से, अरे इन्होंने ये क्या कह दिया, क्योंकि ये जो व्हाइट रेस थी, कॉकेशाइड प्रजाति थी, उनके लिए बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि ये मान के ही चल रहे थे सारे के सारे लोग कि वो ही सुसंस्कृत हैं, उन्हीं के पास संस्कृति है और किसी के पास संस्कृति नहीं है, और वो वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती है। लेकिन टाइलर ने कहा संस्कृति या सभ्यता दोनों एक ही को माना है, कल्चर और सिविलाइजेशन। वह जटिल समग्रता है, दैट कॉम्प्लेक्स होल, इसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी अन्य क्षमताओं, आदतों का समावेश है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। समाज, दूसरी पॉइंट इनका है कि संस्कृति को वह, ये जो चीजें हैं ये कल्चर के पार्ट बताए गए हैं, ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, आदतें, क्षमताएं, जो उसकी व्यक्ति की क्षमताएं हैं, आदतें हैं, उनके अनुसार संस्कृति को एक्वायर करता है, और संस्कृति समाज में रहकर ही सीखी जाती है। ये दो बातें इस परिभाषा से स्पष्ट हुई, इससे पहले ये बातें नहीं कोई मानता था। तो टाइलर की परिभाषा ने उस अवैज्ञानिक अवधारणा को खंडित कर दिया जिसके अनुसार यह मान्यता प्रचलित थी कि संस्कृति आनुवांशिकता से प्राप्त की जाती है। इसके फलस्वरूप श्वेत संस्कृति श्रेष्ठ और अश्वेत संस्कृति, यानी जो कलर्ड रंगीन संस्कृतियां हैं, अन्य प्रजातियों की संस्कृतियां हैं, उनको तुच्छ माना जाता था। और इस अवैज्ञानिक अवधारणा को इन्होंने समाप्त कर दिया। टाइलर्स डेफिनेशन shattered the unscientific concept that the culture was inherited and so that white culture was considered superior and black culture was inferior. This unscientific concept को खारिज कर दिया इस परिभाषा ने, इसलिए टाइलर इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्लासिकल डेफिनेशन कहा गया है, और इस परिभाषा को आप लोग याद रखिए। अब आता है कि कल्चर एक्चुअली में है क्या। एक दो परिभाषाएं और देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आपकी जो पीडीएफ है ये हम लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल देंगे या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग वहां से इसको नोट कर लेंगे। तो ये चीज क्लियर हुई। मेलिनोवस्की ने संस्कृति को जीवन की समग्रता, कल्चर इज टोटल वे ऑफ लाइफ कहा, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कल्चर इज टोटल वे ऑफ लाइफ, इन्होंने जीवन की जीवन शैली माना, जीने का तरीका। और संस्कृति ये कहते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। हर्स्कोविट्ज ने कहा कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृति की अत्यंत संक्षिप्त परिभाषा दी। एक तो टाइलर की परिभाषा सबसे विस्तृत है, और दूसरी हर्स्कोविट्ज की परिभाषा जो है वो सबसे संक्षिप्त है। और इनकी परिभाषा इतनी अच्छी है कि इससे आप, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। अब आप इनकी परिभाषा से जरा ये समझिए कि इस पर्यावरण में, पर्यावरण मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें हैं,
मनुष्य के चारों ओर क्या क्या है? पृथ्वी, पहाड़, झरने, हवा। प्रकृति में जो भी चीजें यानी समाज में आपको दिखती हैं, अपने आसपास चारों तरफ दिखती हैं, उनमें जो मनुष्य के द्वारा निर्मित चीजें हैं, यानी प्राकृतिक चीजों को छोड़ दीजिए, जो कुछ भी आपको दिख रहा है जो मनुष्य ने बनाया, वो सब कुछ संस्कृति है। एवरीथिंग इज कल्चर। पर्यावरण, जल, थल, वायु, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, उनमें मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट इज नॉन एज कल्चर। यानी अगर हम पर्यावरण में देखें कि नदी, पहाड़, झरने, जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया, बाकी जो कुछ आपको दिख रहा है, पेन से लेकर सुई, जहाज, जो कुछ भी दिख रहा है चारों तरफ, एवरीथिंग इज कल्चर अकॉर्डिंग टू हर्स्कोविट्स। कल्चर इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, अर्थात व्यक्ति के चारों ओर से प्रभावित करने वाली जितनी वस्तुओं का निर्माण किया गया है, जैसे सूर्य, तारे, चांद, नदी, पहाड़, झरने, पृथ्वी, इनको छोड़कर जो कुछ भी आपको दिखता है वो सब कुछ संस्कृति है। संस्कृति को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, यानी हमें जो अपने आसपास चीजें दिखती हैं, वो दो तरह की चीजें दिखती हैं। एक, जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो स्थान घेरती हैं, इनका आकार होता है, वो चीजें भौतिक चीजें हो गई। और दूसरी, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, विश्वास, प्रेम, घृणा, द्वेष, हिंसा, ये चीजें भी समाज में एग्जिस्ट करती हैं। तो जो अभौतिक चीजें, साहित्य है, संगीत है, नृत्य है ना, ये सब कुछ अभौतिक पार्ट है संस्कृति का। तो संस्कृति को अगर दो भागों में बांट के देखें, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर, इस पर अभी आगे चल के और बात करेंगे हम लोग। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी मनुष्य ने बनाया है वो सब कुछ संस्कृति है। अब ये जो डेफिनेशंस हैं, जैसे डॉक्टर डी.एन. मजूमदार की डेफिनेशन है, लोगों के जीने का ढंग, द वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एज देयर कल्चर। रॉबर्ट लोबी ये कहते हैं, संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति, कल्चर इज ऑल सोशल ट्रेडिशंस। कुलखोन विचार करने, अनुभव करने, क्रिया करने की एक विधि है। इसी तरीके से जो डेफिनेशंस दी गई हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है एक, प्रोफेसर रूथ बेनेडिक्ट की भी है, कल्चर लाइक ए मैन इज ए स्टेबल पैटर्न ऑफ थॉट एंड एक्शन। विचार और क्रिया का एक सुव्यवस्थित स्थिर प्रतिमान है। ये प्रतिमान शब्द इस्तेमाल करते हैं। प्रतिमान शब्द आए, समझ लीजिए रूथ बेनेडिक्ट का है। ओवेल ने संस्कृति संबंधित सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। इसी तरीके से रेडक्लिफ ब्राउन, परंपराओं के अधिग्रहण और उनके हस्तांतरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप समाज का अस्तित्व सुनिश्चित होता है, संस्कृति है। इस तरीके से कल्चर पर लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी परिभाषा किसकी है, सबसे बड़ी परिभाषा किसकी है। संस्कृति को आवश्यकता की पूर्ति का साधन मैलोस्की ने माना, मजूमदार ने जीने का ढंग लोगों का संस्कृति माना। इस तरीके से आपको याद रखना है कि किसने क्या माना। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि जो भी मनुष्य ने बनाया है इस पृथ्वी पर, नेचुरल चीजों को छोड़ दीजिए, वो सब कुछ संस्कृति है। लेस्ली वाइट
इन्होंने कहा है संस्कृति प्रतीकों एक प्रतीकात्मक व्यवहारों की समष्टि होती है। कल्चर इज द सम ऑफ सिंबल्स एंड सिंबॉलिक बिहेवियर। इन्होंने सिंबल पर बात की है, तो आप इसके नाम से याद रखेंगे, सिंबल की बात लेस्ली बात है। तो हर एक व्यक्ति की जो डेफिनेशन देने का उनका एक तरीका है, तो कोई एक पर्टिकुलर शब्द उनका पकड़िए आप, आपको लगे इतनी सारी परिभाषाएं कैसे याद होंगी। वो एक क्लासिकल डेफिनेशन टाइलर की है, वो एक अलग बात कहती है जिसको क्लासिकल कहा गया। बाकी सब लोगों ने जो भी बात कही है उनका कोई एक शब्द पकड़ लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगी परिभाषा किसकी है। ठीक है, अब आइए, हाँ एक ये और इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो मानव शास्त्री परिभाषा है, डेविड बिड ने। ये दार्शनिक मानव शास्त्री हैं, फिलोसफिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये कहते हैं कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों और मानसिक तथ्यों की उपज है। कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्रोफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, सोशियोफैक्ट्स एंड मेंटिफैक्ट्स। तो ये इनकी एक अलग टाइप की डेफिनेशन है, डेविड बिड ने, दार्शनिक मानव शास्त्री है। ये आपको याद हो जाएगा, एक दो बार देखेंगे तो ये संस्कृति की परिभाषाएं जिनको हम मानव शास्त्री परिभाषा कहते हैं, क्योंकि ये मानव शास्त्रियों द्वारा दी गई, ये सारे के सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। अब हम लोग आते हैं संस्कृति की समाजशास्त्री परिभाषाएं। रॉबर्ट बीरस्ट्रीट, इन्होंने कहा कि संस्कृति एक समग्र जटिलता है जिसमें वे सभी विशेषताएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते जिन्हें अपने पास रखते हैं। वे पुनः लिखते हैं कि इसके अंतर्गत हम जीवन जीने, कार्य करने एवं विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं और समाज के स्वीकृत अंग बन चुके हैं। इनकी परिभाषा भी काफ़ी बड़ी है। तो इन्होंने संस्कृति एक जटिल समग्रता है, यहाँ से शुरू किया है। कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स होल, और उन्होंने क्या कहा कि कल्चर और सिविलाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स होल। वहाँ उन्होंने संस्कृति सभ्यता दोनों को एक ही माना। कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स होल that includes all the characteristics we think, we do and retain as a member of society. He write again, it includes all those way of living, doing and thinking that are passed down from one generation to another, become expected part of सोसाइटी, एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ सोसाइटी, स्वीकृत कर लिया गया है। ठीक है, टॉलकट पार्सन्स की परिभाषा, संस्कृति वह पर्यावरण है जो मानव के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं के निर्धारण में मौलिक है। कल्चर इज ए एनवायरमेंट विच इज फंडामेंटल इन द डिटर्मिनिंग of human personality and actions। ये भी इनकी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। पीएच लैंडिस, संस्कृति वह संसार है जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निर्वास करता है, चलता फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। तो इस तरीके से ये परिभाषाएं आप लोग देख लीजिएगा। एक ये इनकी मैथ्यू आर्नोल्ड की है, ये समीक्षक और कवि हैं, यानी क्रिटिक एंड पोइट। ये भी पूछा जाता है कई बार फिल्म्स में या जो फैक्चुअल एग्जाम है कि पोइट, निम्न में से पोइट, समीक्षक और पोइट कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड, ये याद रखना। इन्होंने क्या है कि जीवन के प्रकाश एवं कोमलता, माधुर्य को संस्कृति की संज्ञा प्रदान की। आपके अनुसार संस्कृति मधुर, उज्जवल व प्रकाशवान होती है। इस सेट द कल्चर इज लाइट एंड
टेंडरनेस यानी स्वीटनेस ऑफ लाइफ. अकॉर्डिंग टू हिम कल्चर इज द स्वीट, ब्राइट एंड फुल ऑफ लाइट. कल्चर इज स्वीट, ब्राइट एंड फुल ऑफ लाइट. तो इनकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है. मैकाइवर पेज कहते हैं मानव निर्मित पर्यावरण के केवल अभौतिक पक्ष को ही संस्कृति माना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैकाइवर एवं पेज कहते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा, व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी आर. मैकाइवर पेज कहते हैं व्हाट वी आर दैट इज अवर कल्चर एंड व्हाट वी हैव दैट इज अवर सिविलाइजेशन. यानी संस्कृति और सभ्यता को अलग करते हुए कहा. आगे चल के इस पे हम लोग बात करेंगे. ये कहते हैं जैसे पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है. जो कुछ भी मनुष्य बनाया, मनुष्य ने घड़ी से सुई से लेकर जहाज तक की सारी चीज़ें, मटेरियल चीज़ें बनाई और उसने रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, विश्वास, प्रेम, बहुत सारी संस्थाएं, साहित्य, नृत्य, संगीत, मनोरंजन, ये सारी चीज़ें बनाई. तो और दूसरा उन्होंने मटेरियल पार्ट बनाया, एक नॉन मटेरियल पार्ट बनाया. तो मैकाइवर पेज कहते हैं जो नॉन मटेरियल पार्ट है वो ही एक्चुअल में संस्कृति है. जो मटेरियल पार्ट है उसको इन्होंने सभ्यता कहा है. कल्चर और सिविलाइजेशन की जिसकी बात होती है, तो सभ्यता मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर एंड नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर इज नॉन एज कल्चर. ओके, आगे चल के ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी. तो कुल मिलाकर जो कुछ भी मनुष्य ने बनाया है, कपड़े से लेकर पेन, सुई, जहाज, किताबें, पंखे, मकान, संरचना, जो कुछ आप देखते हैं, एवरीथिंग इज मैन मेड. और मनुष्य ने ये क्यों बनाया? क्योंकि उसके पास 5 शारीरिक विशेषताएं थी जिसके कारण वो संस्कृति का निर्माता बना, जो दूसरे लोगों में नहीं है. ये हम लोग इस पर बात कर चुके हैं. तो ये संस्कृति की विशेषताओं पे हम लोगों ने संस्कृति की परिभाषाओं पे बात की. इस वीडियो में यहीं तक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. और आप इस पर पिछले सालों के क्वेश्चन कीजिए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं. आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको. जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. हैव ए गुड लक.